हेलो स्टूडेंट्स, आई अमृता इंदौलिया, योर केमिस्ट्री मेंटर। और बेटा आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पार्ट 2 फ्रॉम द चैप्टर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। हमने पार्ट फर्स्ट में आपके साथ डिस्कस की थी एस ब्लॉक की जनरल प्रॉपर्टीज अलॉन्ग विद देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। मैंने आपके साथ डिस्कस किया था एस ब्लॉक में अपना फर्स्ट पार्ट दैट इज एल्कलाइन और एल्कली अर्थ मेटल्स के डिफरेंसेस, कि क्या क्या इन दोनों के बीच में वेरिएशंस हो सकते हैं। उसके बाद मैं आपके साथ एल्कली पार्ट को लेकर रिवील कर रही थी, जिसमें एल्कली अर्थ मेटल्स की जनरल प्रॉपर्टीज मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी थी। So after this come to the next part, that is chemical properties of alkali earth metals. So let's start. केमिकल रिएक्शंस की यहाँ पर मैं आपसे बात करना चाहूँगी, जिसमें एल्कली मेटल्स कौन कौन से थे। ग्रुप 1 एलिमेंट्स, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स जिनको आप कहते हैं 1A ग्रुप। एस ब्लॉक के अंदर कौन कौन थे? है लीना की रब से फरियाद, याद आया कुछ? और मैंने आपसे कहा था हाइड्रोजन को हम यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन अभी तक भी उसकी कोई एग्जिस्टेंस फाइनलाइज नहीं हुई है। हमें काउंट करना है फ्रॉम लिथियम टू फ्रेंशियम। ये सारी चीज़ें अब एल्कली अर्थ मेटल्स की ऑन अ बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शंस मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। सो लेट्स बिगिन। हम सबसे पहले बात करने चाहेंगे आपके साथ रिएक्शन विद वाटर। व्हाट आई सेड, रिएक्शन विद वाटर और यू कैन से मॉइस्चर। देखिए, इसमें आपने मेटल एटम को लिया है, क्योंकि बात चल रही है एल्कली अर्थ मेटल्स की। मैंने यहाँ पर 2 मोल्स लिए हैं उसकी रिएक्शन जब मैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ करा रही हूँ तो आपने यहाँ पर देखा कि मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या फॉर्मेशन हो रहा है? मेटल हाइड्रोक्साइड का। क्योंकि यहाँ पर मैंने 2 मोल लिए हैं, तो आपको पता है कि प्रोडक्ट मॉलिक्यूल भी हमको बैलेंस करने के लिए मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो कितने होंगे? 2 होंगे। यहाँ आपने देखा कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, साथ में कुछ एनर्जी लिबरेट हो रही है ड्यूरिंग आर रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के साथ हम इसको डील करते हैं। मैंने कहा फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स के लिए, जिसको आप बार बार कह रही हूँ एल्कली अर्थ मेटल्स, उसमें मैंने केस लिया आपके साथ लिथियम का। वाटर से मैंने रिएक्शन कराई लिथियम की। अभी आपने देखा जब मैं मेटल एटम की वाटर के साथ रिएक्शन करा रही थी तो आपने बोला मैम मेटल हाइड्रोक्साइड बन रही थी। तो यहाँ क्या डिफरेंस है? वो मेटल मैंने लिथियम ले लिया, लिथियम की वाटर के साथ रिएक्शन करा रही हूँ, तो आप देखिए 2 मोल ऑफ लिथियम प्लस 2 मोल ऑफ वाटर दैट इज H2O। तो आपने देखा कितने मोल्स बनेंगे लिथियम हाइड्रोक्साइड के? 2 मोल्स। साथ में अमाउंट ऑफ एनर्जी H2 लिबरेटेड एंड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो लिबरेटेड ड्यूरिंग अ रिएक्शन। सो आफ्टर दैट एक और एग्जाम्पल मैं आपके साथ लेती हूँ। मैंने लिया सोडियम C, 2 ऑफ Na प्लस 2 ऑफ H2O। आपने कहा कि मैम यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? प्रोडक्ट जो बनेगा दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। यस, इट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सेम चीज कि यहाँ पर क्या हो रहा है? सेम H2 का लिबरेशन, यानी कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। तो आप देखते हैं कि डाउन द ग्रुप, व्हाट आई सेड, डाउन द ग्रुप हमेशा रिएक्टिविटी जो है बेटा वो इंक्रीज होगा। यही चीज बस आपको यहाँ पर याद रखना है कि जब कभी भी आप डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं तो रिएक्टिविटी जो है उस केस में हमेशा ही इंक्रीज होगा। आफ्टर दिस कम टू द नेक्स्ट। तो मैंने आपसे कहा कि एल्कली मेटल्स जो हैं वो बहुत ही विग्रसली रिएक्ट करते हैं वाटर्स के साथ। किसके साथ? वाटर के साथ, क्योंकि वो जनरली वहां पर बना क्या रहे हैं? हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं विद द लिबरेशन ऑफ H2। क्लियर? सो रिएक्टिविटी विद वाटर इंक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। कहां से कहां इंक्रीज होगी? लिथियम से सीजियम की तरफ जब आप मूव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लिथियम जो है बेटा वो लीस्ट रिएक्टिव है वाटर के साथ, याद रखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि सोडियम जो है वो विग्रसली रिएक्ट करता है। वाइल इन द केस ऑफ पोटेशियम ये हमेशा ही, कभी भी आप इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये फ्लेम प्रोड्यूस करता है। वाइल रुबिडियम एंड सीजियम दे रिएक्ट एक्सप्लोसिवली, एकदम ब्लास्ट होते हैं। हमें ट्राई नहीं करना है, बिल्कुल गलती से भी हमें ब्लास्ट नहीं करने हैं, ना घर में, ना लैब में, ना क्लास में। ब्लास्ट करना है एग्जाम में, इन एलिमेंट्स के साथ नहीं, अपने आंसर्स के साथ। सो these metal also react with alcohol to give alkoxide and H2।
ये जितने भी ग्रुप 1 के मेटल्स हैं ये अल्कोहल के साथ भी रिएक्ट करते हैं और वहाँ जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है वो होता है अल्कोक्साइड। और आपको सबको पता है कि हाइड्रोजन गैस तो लिबरेट होगी ही। सीधा एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर लिया ट्वाइस ऑफ लिथियम और उसके साथ मैंने रिएक्शन कराई इथाइल अल्कोहल की। आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो फॉर्मेशन हुआ वो इथॉक्सी लिथियम का फॉर्मेशन हो रहा है और आप यहाँ पर कह रहे हैं कि H2 फिर से लिबरेट हो रहा है। बिल्कुल होगा। आपको रिएक्शन बैलेंस करना है। नंबर ऑफ मोल्स इन द रिएक्टेंट्स इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ मोल्स इन द प्रोडक्ट ऑल्सो। सो ये चीज़ आपको बैलेंस करके चलना है। आफ्टर दिस आपको एक चीज़ याद रखना है कि मोनोक्साइड्स जो होते हैं, व्हाट आई सेड, आई रिपीट, मोनोक्साइड्स हमेशा स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशन देते हैं वाटर के साथ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोनोक्साइड्स स्ट्रांगली अल्कलाइन सॉल्यूशंस देते हैं वाटर के साथ। सीधे एग्जांपल दिस, मैंने कहा ये मोनोक्साइड है, एक सिंगल ऑक्साइड प्लस वाटर, वाटर के साथ एडिशन करा रही हूं मैं इसका, तो आप देखेंगे ट्वाइस मोल बनेंगे मेटल हाइड्रोक्साइड्स के। क्लियर? क्योंकि ये केस किसका है? मोनोक्साइड्स का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन हम करा रहे हैं एयर के साथ, मींस ऑक्सीजन के साथ। किसी भी फॉर्म में आपको पूछा जा सकता है, या तो वो अगर आपको एयर दे देता है क्वेश्चन में तो ये नहीं सोचना है कि एयर के साथ कैसे करवाऊँ, हवा में कैसे करवाऊँ मैं रिएक्शन। वैसे तुम हवा में ही करते हो सारी रिएक्शंस, लेकिन अब सच में हवा में रिएक्शन करनी है, लेकिन वो हवा आपकी ऑक्सीजन है। यहाँ पर पहला केस लो लिथियम का, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स की बात चल रही है तो वही एलिमेंट्स कंसीडर करने हैं। पहला एलिमेंट है लिथियम। लिथियम के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओ। आप देखो लिथियम के ऑक्सीजन के साथ आपने रिएक्शन कराया, आपने बोला लिथियम ऑक्साइड बन गया, बिल्कुल बन गया। सोडियम की आपने रिएक्शन कराई तो सोडियम ऑक्साइड बना, यहाँ पर आपको दिख रहा है। वाइल सेम ऐसे ही आप पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन तीनों की रिएक्शन कराते हैं तो आपने देखा पोटेशियम की कराओगे तो पोटेशियम ऑक्साइड, रुबिडियम की कराओगे रुबिडियम ऑक्साइड, सीजियम की कराओगे सीजियम ऑक्साइड। किसी के भी साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन कराओगे वो ऑक्साइड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। दैट इज वेरी सिंपल। लेकिन यहाँ पर जो याद रखने वाली चीज़ है वो क्या है कि ऑक्साइड की जो फॉर्मेशन है वो 3 फॉर्म्स में होगी। क्या बोला मैंने? ऑक्साइड की फॉर्मेशन 3 फॉर्म्स में होगी, ये याद रखनी है। दैट इज सिंपल ऑक्साइड। वो कौन कौन से फॉर्म होंगे? इफ O2 माइनस O2 -2, this is also an oxide, and O2 -1, this is also an oxide. Peroxide क्या होता है? O-1, this is your peroxide formulation. और एक चीज़ और होती है जिसे आप कहते हैं सुपर ऑक्साइड, जब ऑक्सीजन के ऊपर -½ होता है। C, जब ऑक्सीजन के ऊपर -½ होगा दैट इज योर सुपर ऑक्साइड। क्लियर? ये तीनों बातें याद रखनी है कि ऑक्साइड तो बना लेगा, रिएक्शन तो हो जाएगी, लेकिन वो कौन सा ऑक्साइड बना रहा है? इधर इट्स अ नॉर्मल ऑक्साइड और इट्स अ पर ऑक्साइड और यू कैन से इट्स अ सुपर ऑक्साइड। इट टोटली डिपेंड ऑन द एलिमेंट्स प्रॉपर्टी। ओके, अब आपको यहाँ पर जो है एक चीज़ याद रखनी है, वो क्या है? क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आता है वो हमेशा इसके बेसिस पर आता है कि परऑक्साइड, ऑक्साइड या फिर सुपर ऑक्साइड, इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा। तो आपको याद रखना है बच्चा कि ऑक्साइड जो है वो सबसे कम होता है रिएक्टिव, सी। आफ्टर दैट परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड, मीन्स सुपर ऑक्साइड हाईली रिएक्टिव होगा। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है बिल्कुल। राइट डाउन इन योर नोटबुक्स टू। यही ऑर्डर के पीछे आपके पास क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, तो आपको इस ऑर्डर को याद में रखना है। साथ ये याद रखना है कि सुपर ऑक्साइड कब कहलाएगा? जब ऑक्सीजन के ऊपर -½ चार्ज होगा। जब ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज होगा देन इट इज परऑक्साइड। और इफ -2, ऑक्सीजन ट्वाइस मॉलिक्यूल -2 एंड -1 तो ऑक्साइड। चलो, alkali metals get damaged in air due to the formation of oxide at their surface, hence they are kept in the presence of paraffin oil. जितने भी alkali metals होते हैं ना लिथियम, सोडियम, बेटा आप जब लैब्स में जाएंगे, आपको लेके जाया जाएगा लैब्स में, तो आप हमेशा ये देखेंगे, आपने कभी देखा है सोडियम मेटल बहुत ही छोटा, आप हमेशा देखते हैं लैब में, केमिस्ट्री लैब में एक इंसिडेंट ज़रूर सुनेंगे कि किसी ने सिंक में जाके कुछ फेंका था और वहाँ ब्लास्ट हुआ। वो जो होता है बेटा सोडियम होता है आपका, हमें करना नहीं है। लेकिन इनको हमेशा, क्योंकि ये हाईली एक्सप्लोजिव नेचर के होते हैं कुछ एलिमेंट्स, तो इस वजह से इनको, और ये इजीली ऑक्साइड फॉर्म कर देते हैं
सिर्फ इस नेचर की वजह से हम इनको हमेशा पैराफिन ऑयल में ही रखते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इन मेटल्स को किस में रखा जाता है जिससे ये अपना एक्सप्लोजिव नेचर ना शो करें और जल्दी से ऑक्साइड फॉर्मेशन ना करें। तो आपको याद रखना है द आंसर इज पैराफिन ऑयल। क्लियर? ना हमें लैब से सोडियम उठा के घर लाना है, ना घर की सिंक में डालना है, ना बाहर की सिंक में डालना है, ना ही पानी की टंकी में डालना है। दिवाली नहीं है। C. These elements react with moist air to form carbonates. और ये जो एलिमेंट्स हैं जो मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये कार्बोनेट्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं आइए देखिए। मैंने कहा मैंने 4 सोडियम के मॉलिक्यूल लिए और O2 के साथ रिएक्शन कराई, तो आपने कहा यहाँ पर बना ट्वाइस ऑफ Na ट्वाइस ऑफ O। ठीक, अब यहाँ पर अगर आपने मॉइस्ट एयर के साथ करवा रहे हैं आप, तो आप यहाँ पर कहेंगे फॉर्मेशन होता है मैम सोडियम हाइड्रोक्साइड का। दोनों में आपको डिफरेंस साफ दिख रहा है। जब आपने नॉर्मल ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया है ना बेसिस ऑफ ऑक्साइड फॉर्मेशन, तो आपने देखा जो मॉलिक्यूल बना वो स्टेबल नहीं था। यहाँ आपने रिएक्शन कराई है मॉइस्ट एयर के साथ, तो आपने कहा सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, प्लस ये बैलेंस भी कर रहा है इक्वेशन को। हाइड्रोजन तो आपकी लिबरेट होगी ही, वो तो आपको सोच के चलना ही है, एनर्जी भी लिबरेट हो रही है, लेकिन यहाँ पर आपको देखनी है प्रोडक्टिविटी क्या है। तो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी आपको क्लियर विजिबल है। इसके बाद आप देखिए जब मैं एयर में इसकी रिएक्शन करा रही हूँ, किसकी? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जो प्रोडक्ट बना, अब इस प्रोडक्ट की मैं एयर में रिएक्शन करा रही हूँ, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में। तो आप यहाँ पर कहेंगे ये आपका फॉर्मेशन होता है सोडियम कार्बोनेट का, दैट इज Na2CO3। क्या होता है ये? Na2CO3 दैट इज सोडियम कार्बोनेट। और आप जानते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो क्या होंगे? रिलीज आउट हो जाएंगे। फर्दर हम इसकी और रिएक्शन प्रोसीड करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आप देखिए इन ड्राई एयर ओनली लिथियम, व्हाट आई सेड, ओनली लिथियम गिव्स नाइट्राइट, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑक्साइड। सिर्फ जो लिथियम है वो ही नाइट्राइड और ऑक्साइड्स दोनों का फॉर्मेशन करता है, जबकि एलिमेंट्स जो हैं वो बाकी के रिमेनिंग एलिमेंट्स जो हैं लिथियम के अलावा फर्स्ट ग्रुप के, वो सिर्फ ऑक्साइड फॉर्मेशन करते हैं। क्या कहा मैंने? लिथियम जो है वो ऑक्साइड्स भी देगा, ऑक्साइड फॉर्मेशन भी कर रहा है, प्लस नाइट्राइड फॉर्मेशंस भी कर रहा है। किसकी प्रेजेंस में? दैट इज इंपॉर्टेंट, इन प्रेजेंस ऑफ एयर। दिस इज योर क्वेश्चन जो आता है सीधा सीधा कि इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट लिथियम गिव्स बोथ द रिएक्शन, दैट इट गिव्स नाइट्राइट्स और ऑक्साइड। सो आपको याद रखना है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर लिथियम गिव्स बोथ द रिएक्शंस, बट द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ओनली गिव ऑक्साइड फॉर्मेशन। लिथियम के बाद सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, यही तो 5 एलिमेंट्स रह गए लिथियम के बाद। ये सारे एलिमेंट्स क्या देंगे बेटा? सिर्फ ऑक्साइड फॉर्मेशन देंगे। बस इतनी सी बात याद रखनी है, ठीक है? आ जाओ नेक्स्ट देखिए रिएक्शन विद हाइड्रोजन। अब मुझे उसी मेटल एटम की यानी कि उन्हीं अल्कली मेटल्स की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करा के देखनी है कि क्या फ़र्क पड़ता है। अब चलिए करवाते हैं रिएक्शन। हमने मेटल एटम लिया, हाइड्रोजन के साथ मैं रिएक्शन करा रही हूँ। याद रखना है ये जो सिंबल है दिस डेल, इट मीन्स हीट। आप यहाँ पर एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड कर रहे हैं टू एनहेंस द रिएक्शन, सो दिस बिहेव एज अ कैटलिस्ट। आपने यहाँ पर कहा आपका फॉर्मेशन होता है मेटल हाइड्राइड का, क्योंकि मेरे को यहाँ पर एक्सटर्नल हीट देना पड़ा है उस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए। क्लियर? आपने कहा मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। उससे फ़र्क क्या पड़ा? उससे फ़र्क ये पड़ा कि आपने देखा जब कभी भी आप डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं, डाउन द ग्रुप फ्रॉम लिथियम टू सीजियम आप मूव करेंगे तो रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो वहाँ पर इंक्रीज होगा। क्लियर? सो आप कह सकते हैं कि लिथियम 1073 केल्विन टेम्परेचर पर, कितना टेम्परेचर? 1073 केल्विन टेम्परेचर पे, और बाकी के जो लिथियम तो 173 पर, 1073 पे, और रिमेनिंग जो अदर एल्कली मेटल्स हैं वो 673 केल्विन पे हाइड्रोजन के साथ इजीली रिएक्ट कर देंगे। मैंने आपसे कहा कि जब मैंने मेटल एटम की रिएक्शन कराई है हाइड्रोजन के साथ तो मुझे मेटल हाइड्राइड यहाँ पर मिल गई। क्लियर? अब मैं अगर रिएक्शन में लिथियम यूज़ कर रही हूँ, मैंने ट्वाइस ऑफ लिथियम की रिएक्शन कराई
दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के साथ, तो मुझे मिला ट्वाइस ऑफ LiH, दैट इज लिथियम हाइड्राइड। तो मुझे याद रखना है ये जो मैं एक्सटर्नल टेम्परेचर प्रोवाइड कर रही हूँ, एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड कर रही हूँ, वो हमेशा 1073 केल्विन रेंज में होगी। और अगर मैंने लिथियम के अलावा रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स यूज किए हैं लाइक सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, तो आपको टेम्परेचर रेंज याद करना है, दैट इज 673 केल्विन। क्लियर? 673 केल्विन। अब देखिए यहां पर मैं आपको क्या कह रही थी, मैंने आपको एक ही चीज बोली थी कि जब कभी भी एल्कली मेटल्स हाइड्राइड्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं, उनके साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो हमें हमेशा आयनिक हाइड्राइड्स मिलेंगे। व्हाट आई सेड, एल्कली मेटल्स का कॉम्बिनेशन जब कभी भी आप हाइड्राइड्स के साथ कराएंगे, रिएक्शन करवाएंगे हाइड्राइड्स के साथ, तो आपको एज अ प्रोडक्ट आयनिक हाइड्राइड्स मिलेंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैंने यहां पर लिया है कोई भी मेटल हाइड्राइड, एम रिप्रेजेंट मेटल। मैंने यहां कोई भी मेटल हाइड्राइड ली है और यहां मैंने उसकी H2 के साथ रिएक्शन करवाई है, मींस हाइड्राइड लिया है मैंने यहां पर। तो आपने कहा यहां फॉर्मुलेशन किसका हो गया, प्रोडक्ट में आपको क्या मिला, मेटल हाइड्राइड, यही है। अब अगर मैं आपसे कहती हूं लिथियम जो है, ये देखिए आपने कहा मेटल हाइड्राइड बन गई। अब आपको एक बेसिक प्रॉपर्टी और पता है कि लिथियम हाइड्राइड जो होता है वो हमेशा आयनिक नेचर का होता है, दैट इज नेवर बी कोवेलेंट इन नेचर, इट फॉर्म कोवेलेंट हाइड्राइड बट इट इज आयनिक इन नेचर। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक्स फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि लिथियम हाइड्राइड आयनिक नेचर का होता है। फॉर्मेशन while doing the reaction it form covalent hydride, बट उसका खुद का नेचर आयनिक नेचर होता है। क्लियर है ये बात? चलिए नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि हाइड्राइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स के केस में ही हम बात चल रही है। तो हाइड्राइड्स जो होते हैं एल्कली मेटल्स के, जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हमें रिवर्ट बैक में हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ये हमने सबने पढ़ा है, यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगी, जब कभी भी आप ग्रुप में मूव करा रहे हैं, यहां आपने एलिमेंट्स लिए हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। याद आ गया होगा आपको इन एलिमेंट्स को देखते ही कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अब मैं यहां क्योंकि इन एल्कली मेटल्स की रिएक्शन किसके साथ करवा रही हूं, हाइड्राइड के साथ, तो जैसे ही आप हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या लिथियम हाइड्राइड बनेगा, सोडियम हाइड्राइड बन जाएगा, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड एंड सीजियम हाइड्राइड। कोई दिक्कत नहीं है। यहां याद जो रखना है वो ये रखना है कि इस केस में आप हमेशा देखेंगे कि थर्मल स्टेबिलिटी तो डिक्रीज होगा। थर्मल स्टेबिलिटी इन प्रॉपर्टीज के केस में एल्कली मेटल्स का जब हाइड्राइड के साथ मिक्सिंग होती है थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा, लेकिन उनकी बेसिक प्रॉपर्टी जो है वो हमेशा इंक्रीज होगी। ये बात बिल्कुल दिमाग में रख लेनी है। बात समझ में आई? अब उसके बाद एक और चीज जो याद रखनी है वो ये है कि ये सब की सब कैसे यूज किए जाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ये एक्ट करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। अब आप ठीक है, इसको एक एग्जांपल में अपन देखते हैं। मैंने मेटल हाइड्राइड लिया, मेटल हाइड्राइड की रिएक्शन किससे करवा रही हूं, वाटर मॉलिक्यूल के साथ। जैसे ही आप रिएक्शन करवाएंगे तो देखिए आपके पास हाइड्रोक्साइड बन गया मेटल का, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है यहां पर इन द एंड ऑफ द रिएक्शन। बिल्कुल हो रही है। यही चीज मैंने आपको इनिशियल में बताई थी कि जब कभी भी एल्कली मेटल्स की हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आप देखेंगे इन द एंड ऑफ द रिएक्शन इन द प्रोडक्ट केस आप कहेंगे H2 वहां पर रिलीज होगा, और यही आपने एग्जाम्पल में भी देखा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि जब कभी भी आप इलेक्ट्रोलिसिस का कॉज देखेंगे, व्हाट आई एम सेइंग, प्लीज लिसन इट वेरी केयरफुली। मैंने कहा इलेक्ट्रोलिसिस के कॉज में, आपने कहा आप जब MH मेटल हाइड्राइड की बात कर रहे हैं, ठीक है, मेटल हाइड्राइड को आप फ्यूज कराएंगे तो एनोड पर हमेशा आपको H2 मिलेगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, NCERT से उठा लीजिए, या फिर मैं कहूं तो एग्जामिनर का बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन रहता है इलेक्ट्रोलिसिस के पॉइंट में कि एनोड पर क्या लिबरेट होगा और कैथोड पर क्या लिबरेट होगा। लेकिन यहां कॉज चल रहा है मेटल हाइड्राइड्स के केस में, तो याद रखना है एनोड पर हमेशा H2 लिबरेट होगा। ठीक है, H2 गैस लिबरेट होगी एनोड पर। चलिए यहां तक कोई दिक्कत है? नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट ना आप देखिए, अगर मैं रिएक्शंस करवाती हूं हैलोजन और हैलाइड्स की,
आपको पता है कि आप इसमें किसको लेंगे, हेलोजन किसको कहते हैं आपको सारे एलिमेंट्स पता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। यहाँ मैंने कोई भी मेटल हाइड्राइड ली और उसकी रिएक्शन करवा दी एक हेलोजन के साथ, जिसको आप सिंपली रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स के साथ। आपने कहा ये बन जाती है आपकी मेटल हलाइड। आई एम रिप्रेजेंटेड एज मेटल एंड एक्स इज योर हलाइड। आप यहाँ पर कोई भी मेटल ले सकते हैं, एल्कली मेटल, और कोई भी हेलोजन ले लीजिए, रिएक्शन करवा लीजिए। अगर रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बिल्कुल याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो आपको ये चीज याद रखनी है, अगर मेटल्स के केस में आपसे रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछा गया है, दिस इज योर मेटल। एल्कली मेटल्स के केस में अगर आपसे रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछा जाएगा तो ऑर्डर याद रखना है कि लिथियम सबसे कम होगा और सीजियम सबसे ज्यादा होगा। सो ऑर्डर किस तरीके से हो जाएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। लेकिन अगर इसी की जगह आपसे पूछ लिया जाए हलाइड्स के केस में रिएक्टिविटी का ऑर्डर, तो आपको क्या करना है, ऑर्डर में आपको, क्योंकि ये भी पता है कि फ्लोरीन कैसा है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सो वो वहां पर रिएक्टिविटी भी सबसे ज्यादा कंज्यूम करेगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव दिखाएगा अमंग ऑल। तो आप इजीली इसका कोई अबनॉर्मल बिहेवियर नहीं देखेंगे, नॉर्मल कॉज आप देखेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। किसके केस में बात हुई है, पहले हमने हाइड्राइड्स को लिया, देन आफ्टर हमने हलाइड्स के बारे में डिस्कस किया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एल्कली मेटल्स हैलोजेंस के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करते हैं। आयनिक प्रॉपर्टीज की अगर बात कर लें बेटा, तो आयनिक प्रॉपर्टीज जो होती हैं मेटल हाइड्राइड्स की, मेटल हैलाइड्स की, तो वो इंक्रीज होती हैं फ्रॉम लिथियम क्लोराइड टू सीजियम क्लोराइड। अब यहाँ पर मैंने हैलोजन में क्लोरीन ले लिया, क्या लिया मैंने, ये 4 हैलोजेंस थे, मैंने यहाँ पर क्लोरीन पिक कर लिया। अब मैं इस क्लोरीन की रिएक्शन करा रही हूँ किससे, मेटल एटम से, जो कि है मेरा लिथियम। तो आप कहेंगे फ्रॉम LiCl यानी कि लिथियम क्लोराइड टू सीजियम क्लोराइड, आप कहेंगे कि आयनिक प्रॉपर्टीज जो होंगी वो क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। क्लियर? नेक्स्ट, लिथियम क्लोराइड हमेशा ही कोवेलेंट होता है। क्यों होता है कोवेलेंट? क्योंकि उसमें क्लोराइड आयंस का पोलराइजेशन होता है। किस वजह से? क्योंकि लिथियम आयंस स्मॉल होते हैं। लिथियम प्लस आयन कैसा है, बहुत ही स्मॉल आयन है, रिएक्टिविटी भले ही उसकी ज़्यादा है लेकिन आयनिक साइज उसका सबसे कम है। इस वजह से जब आप LiCl मॉलिक्यूल के अंदर बात करेंगे तो क्लोरीन मॉलिक्यूल्स का पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस वजह से लिथियम क्लोराइड हमेशा कोवेलेंट नेचर शो करेगा। इसलिए आप ये भी कह सकते हैं कि ये वाटर के साथ इजीली हाइड्रोलिसिस में पार्ट कर सकता है, क्योंकि रिमेनिंग जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तो आयोनिक हैं और वो हाइड्रोलाइज नहीं होंगे। आफ्टर दिस, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम हैलाइड्स। कौन कौन से हैलाइड्स की मैं बात कर रही हूँ? पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। इन तीनों की रिएक्शन जब मैं हैलोजन से कराती हूँ, हैलोजेंस, तो आप कहेंगे यहाँ पर आपको पॉलीहैलाइड्स का फॉर्मेशन होगा। देखिए रिएक्शन, मैंने कहा पोटेशियम आयोडाइड किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Ki से। पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन मैं आयोडीन से करा रही हूँ। आपने आयोडीन से रिएक्शन कराई तो आपने यहाँ पर कहा कि आपने नंबर ऑफ आयोडीन मॉलिक्यूल्स बढ़ गए, C। यहाँ 2 मोल्स थे, यहाँ 1 मोल था। पोटेशियम का 1 ही मोल है, तो आपके पास रिएक्शन बनी Ki3। अब यहाँ पर मैंने जब आयोनाइजेशन करवाया, आयनाइजेशन का मतलब ही क्या है कि मुझे अब इसको आयंस में डिसोसिएट करना है, तो आप कहेंगे K तो प्लस आयन बनेगा और I3 नेगेटिव आयन बनेगा। बिल्कुल बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि आयोडीन तो है ही हैलोजन फैमिली का, बनाता ही नेगेटिव आयन है। सेम एक और एग्जाम्पल मैं आपके साथ लेती हूँ। आपने कहा सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम ब्रोमाइड की रिएक्शन मैं ब्रोमीन के साथ करा रही हूँ। आप कराइए ब्रोमीन के साथ रिएक्शन, फिर आपने देखा थ्राइस मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्रोमीन एंड 1 मोल ऑफ सीजियम। अब फिर से हमें आयोनाइजेशन कराना है, यहाँ पर करवा दीजिए आयोनाइजेशन। देखिए जैसे ही आप यहाँ पर आयोनाइजेशन करवा रहे हैं तो आपने देखा प्लस और माइनस के बीच में इनका डिसोसिएशन हो गया। तो आपको देखना यह है कि प्लस में कौन ब्रेक होगा, सीजियम स्मॉलेस्ट साइज, और ब्रोमीन क्योंकि है ही हैलोजन फैमिली का तो नेगेटिव चार्ज।
क्लियर? सो नाउ कम टू द नेक्स्ट रिएक्शन विद द ऑक्साइड आयन। इसके अंदर आपको पता है कि ऑक्साइड आयन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, O2-, ठीक है। अब हमें यहाँ पर जो रिएक्शन देखनी है वो किसके रिस्पेक्ट में देखनी है, लिथियम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हम बात कर रहे थे एल्कली मेटल्स के रिगार्डिंग। तो आपको पता है जब कभी भी लिथियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा, लिथियम ऑक्साइड का। तो ये देखिए आपको यहाँ पर यही मैंने बताया है कि जब कभी भी हम लिथियम की रिएक्शन किसी भी ऑक्साइड के साथ कराएंगे तो वहाँ फॉर्मेशन किसका होगा, लिथियम ऑक्साइड का, और फॉर्मुलेशन क्या होगा उसका, दैट इज Li2O। क्लियर है ये बात? ठीक है। और अगर इसके अलावा मैं आपसे कहती हूँ, एक बार मैंने रिएक्शन करवाई ऑक्साइड के साथ, अब मैं रिएक्शन करवाती हूँ परऑक्साइड के साथ, एंड होपफुली आपको याद होगा मैंने आपको डिफरेंशिएशन बताया था कि ऑक्साइड लिखते हैं तो आप कैसे उसको फॉर्मुलेट करते हैं, परऑक्साइड के रिस्पेक्ट में आप कैसे फॉर्मुलेट करते हैं। आपने कहा मैम ऑक्साइड को लिखते हैं O2- एंड परऑक्साइड को आपने कहा था O2-, इसी तरीके से लिखते हैं। तो बस अब यहाँ क्या करना है, मैं किसी मेटल की रिएक्शन किससे करवा देती हूँ, परऑक्साइड के साथ। तो लीजिए यहाँ मैंने लिया सोडियम मेटल, ठीक है। मैंने जैसे ही सोडियम मेटल की रिएक्शन करवाई O2 के साथ, तो आपने कहा यहाँ पर फॉर्मेशन किसका होगा, यहाँ फॉर्मेशन होगा परऑक्साइड का, और फॉर्मुलेशन उस होल ओवर प्रोसेस रिएक्शन में क्या होगी, दैट इज Na2O2। बात आ गई समझ में? आपने कहा, एक बार मैंने पहले कहा जब लिथियम की मैं रिएक्शन करवा रही हूं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो आपने कहा लिथियम ऑक्साइड बनेगा इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स। जब आपने कहा परऑक्साइड आयन हमको बनाना है तो आपने O2 के साथ रिएक्शन करवाई किसकी, सोडियम की। आप कोई भी अल्कली मेटल ले सकते हैं, हमें सिर्फ डिफरेंस देखना है ऑक्साइड और परऑक्साइड के रिस्पेक्ट में। क्लियर है यहां तक बात? चलिए नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। इसके बाद सुपर ऑक्साइड फॉर्मेशन बात करते हैं अपन। 3 तरीके के ऑक्साइड्स मैंने बताए, ऑक्साइड, परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड में आप कहेंगे O2 के ऊपर जब एक सिंगल नेगेटिव चार्ज होगा तो वो सुपर ऑक्साइड कहलाएगा। इसमें आपने कहा पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम तीनों ही मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। कौन से टाइप के, MO2 टाइप के, और MO2 टाइप ही बेटा कहलाता है सुपर ऑक्साइड्स। इनको ही आप सुपर ऑक्साइड्स कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आप ऑक्सीजन जो है वो एक्सेस में यूज करते हैं। अब देखिए, अब आपको पता होना चाहिए कि सुपर ऑक्साइड्स हमेशा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, स्ट्रेट क्वेश्चन भी आ जाता है या फिर एलिमेंटल प्रॉपर्टी के साथ भी आ जाता है कि सुपर ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है। तो आपको याद रखना है सुपर ऑक्साइड्स का नेचर हमेशा पैरामैग्नेटिक इन नेचर एंड दे आर कलर्ड। ठीक है, देखिए रिएक्शन करवाते हैं अब तीनों फॉर्म्स में। मैंने एक मेटल एटम लिया कोई भी, मैंने उसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई तो आपने कहा M2O बना, जिसको आपने कहा ऑक्साइड। मैंने एक और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई, आपने कहा M2O2 बन गया, क्या कहते हैं आप उसको, परऑक्साइड। फिर मैंने एक और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिया और रिएक्शन कराई तो आपने कहा मैम फॉर्मेशन हो गया सुपर ऑक्साइड का। ठीक है, फॉर्मेशन हो गया, तो आपको बस ये याद रखना है कि एक तो रिएक्टिविटी ऑर्डर किस फेज में चलेगा, अपन ने अभी डिस्कस किया, प्लस लिथियम सिर्फ ऑक्साइड बनाएगा जबकि सोडियम परऑक्साइड बनाएगा, जबकि रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो है वो क्या बनाएंगे, सुपर ऑक्साइड्स बनाएंगे। तो देख लीजिए ये आपके सामने मेंशन है कि ऑक्साइड कौन बनाएगा, सिर्फ लिथियम, परऑक्साइड कौन बनाएगा, सोडियम, एंड पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, ये तीनों क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड्स। नेक्स्ट, इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, नॉर्मल ऑक्साइड सबसे बड़ा होगा, देन परऑक्साइड, देन सुपर ऑक्साइड, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। अब नेक्स्ट रिएक्शन अपन को देखनी है, रिएक्शन विद द कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स के साथ इन एल्कली मेटल्स की रिएक्शन देखते हैं, आइए। तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि एल्कली मेटल्स कार्बोनेट्स बनाते हैं तो जो फॉर्मुलेशन होता है वो होता है M2CO3, मेटल कार्बोनेट। अब लिथियम के अलावा सारे कार्बोनेट्स स्टेबल होते हैं, दिस इज एन एक्सेप्शन। याद रखना है कि लिथियम कार्बोनेट के अलावा सारे के सारे कार्बोनेट्स जो हैं वो स्टेबल होते हैं।
देखिए कैसे, अगर आप लिथियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, लिथियम कार्बोनेट को मुझे डिसोसिएट करना है, अब मुझे डिसोसिएट करना है, मैं फर्दर किसी से रिएक्ट तो नहीं करा रही हूँ, लेकिन मुझे एक बाहर एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट उसको देना पड़ेगा टू प्रोसीड द रिएक्शन। अब वो एनवायरनमेंट मेरे पास क्या है, सिर्फ थर्मल प्रोसेस, उसमें आप क्या प्रोवाइड करते हैं, रिएक्शन को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये देखिए मैंने इस प्रोसेस के द्वारा यहाँ पर एक्सेस ऑफ हीट प्रोवाइड की, तो आपने देखा एक तो लिथियम ऑक्साइड बनती है, एक कार्बन डाइऑक्साइड बन के लिबरेट हो जाती है। तो आपने कहा कि मैम ये जो लिथियम ऑक्साइड बनी ये तो स्टेबल फॉर्म है, बिल्कुल यही मैं समझाना चाह रही हूँ, आप यही कह रहे हैं कि लिथियम ही सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट ऐसा है जो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। इस रिएक्शन में भी यही दिखाया है कि लिथियम कार्बोनेट को जब आपने एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड की तो हमारा डिसोसिएशन होता है एक तो लिथियम ऑक्साइड में और एक कार्बन डाइऑक्साइड में। क्लियर? नेक्स्ट, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। लिख लो, याद कर लो, फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी करो, बस याद रखो। थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है कार्बोनेट्स की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके आयनिक पोटेंशियल के। अभी बताया था कोवेलेंट और आयनिक बोथ द नेचर्स, तो बस इतना सा याद रखना है कि थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयनिक पोटेंशियल ऑफ द एलिमेंट्स। अब इनका ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी देख लेते हैं। आइए, तो आपको ये याद रखना है कि सबसे छोटा स्टेबिलिटी ऑर्डर इन केस ऑफ कार्बोनेट्स सबसे छोटा लिथियम होगा, जबकि सीजियम सबसे बड़ा होगा, जस्ट रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, रिएक्टिविटीज और अदर स्टेबिलिटीज में अब तक लिथियम चल रहा था, लेकिन यहाँ बात हो रही है थर्मल स्टेबिलिटी की कार्बोनेट्स के रिस्पेक्ट में, तो याद रखना है सबसे बड़ा होगा सीजियम कार्बोनेट, देन रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम एंड लिथियम। नेक्स्ट, रिएक्शन विद नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स के साथ रिएक्शन देखते हैं। एल्कली मेटल्स क्या बनाते हैं, MnO3 टाइप की नाइट्रेट्स बनाते हैं। किस टाइप की, MnO3 टाइप की नाइट्रेट्स बनाते हैं। यहाँ पर ये जो M है वही है आपका एल्कली मेटल। अब देखिए यहाँ जो स्टेबिलिटी होगी किसके केस में, नाइट्रेट्स के केस में। अब तक कार्बोनेट डिस्कस किया, अब नाइट्रेट की बात हो रही है। नाइट्रेट के केस में स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा फ्रॉम लिथियम नाइट्रेट टू सीजियम नाइट्रेट, फ्रॉम लिथियम नाइट्रेट टू सीजियम नाइट्रेट। स्टेबिलिटी जो है बेटा इंक्रीज होगा। ठीक है, लिथियम नाइट्रेट डिकम्पोज होता है लिथियम ऑक्साइड एंड नाइट्राइट में हीट करने पर। ये देख लीजिए, जैसे अपन ने अभी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया था कार्बोनेट के केस में, यहाँ नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। सी द रिएक्शन। 4 मोल्स ऑफ लिथियम नाइट्रेट, आप यहाँ पर ऑक्साइड की फॉर्मेशन में और एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। आप देखेंगे कि लिथियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, और रेस्ट ऑफ द ऑक्सीजन क्या हुई ड्यूरिंग द रिएक्शन, लिबरेट आउट हो गई। तो यही आपको बताया है कि यहाँ जो इसका इंक्रीज ऑर्डर होगा स्टेबिलिटी का, वो लिथियम से सीजियम की तरफ जाने पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। जबकि लिथियम के अलावा जितनी भी नाइट्रेट्स हैं वो क्या करती हैं, हीट करने पे नाइट्राइट देती हैं और ऑक्सीजन देती हैं। ये देखिए, नाइट्राइट एंड ऑक्सीजन, बस इतनी सी बात याद रखनी है। आ जाओ, अभी नाइट्रेट पढ़ा, अब एक और पढ़ लेते हैं, नाइट्राइड। नाइट्राइड क्या कहता है, ओनली लिथियम रिएक्ट्स डायरेक्टली विद N2 टू फॉर्म नाइट्राइड। कि लिथियम जब कभी भी नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा तो वो क्या बनाएगा, नाइट्राइड बनाएगा। कैसे, यहाँ पर मुझे लिथियम के मोल्स बढ़ाने पड़ेंगे, यहाँ नाइट्रोजन के बढ़ाने पड़ेंगे, कर दो, ये 2 कर दो, देखो। ठीक है, जो कि क्या देता है, अमोनिया। जब आप वाटर से रिएक्ट करते हैं
तो ये हमेशा अमोनिया गैस का फॉर्मेशन करता है। सीधा एग्जाम्पल, लिथियम नाइट्राइड को जब आप देखिए, ये एग्जाम्पल मैंने पहले लिथियम की रिएक्शन कराई नाइट्राइड से, तो आपने कहा लिथियम नाइट्राइड बन गई, ठीक है। अब मैंने लिथियम नाइट्राइड की रिएक्शन कराई है वाटर मॉलिक्यूल से, तो मैंने यहाँ पर देखा कि जो फॉर्मेशन हुआ है वो हुआ है लिथियम ऑक्साइड का, और यहाँ पर अमोनिया गैस जो है वो क्या कर रही है, लिबरेट आउट हो रही है ड्यूरिंग अ रिएक्शन। ठीक है, आइए अब एक रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद सल्फेट्स। तो आप कहेंगे एल्कली मेटल्स M2SO4 टाइप के सल्फेट्स देते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, ऑल एल्कली मेटल सल्फेट्स कैसे होते हैं, आयनिक नेचर के होते हैं, आयनिक प्रॉपर्टीज इनकी इंक्रीज होती हैं लिथियम टू सीजियम। ये सारी बातें बेटा आपको याद रखनी पड़ेंगी, अगर याद नहीं रखोगे यही कंपैरिजन आता है। जो एलिमेंट्स हैं इनमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक या कोई भी आ जाए, आपको ये कंपैरिजन्स ही याद रखने हैं। अब देखो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, यानी कि लिथियम सल्फेट सबसे ज़्यादा छोटा होगा, ये लीस्ट सॉल्यूबल होता है वाटर में। आ जाओ जब आप इन सल्फेट्स को बर्न करते हैं कार्बन के साथ तो ये सल्फाइड्स बना देते हैं। कैसे, ये देखो रिएक्शन, मैंने कोई भी मेटल सल्फेट ले ली, उसकी मैंने कार्बन से रिएक्शन करा दी, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो फॉर्मेशन हुआ वो क्या है, मेटल सल्फाइड का फॉर्मेशन हुआ और कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर रिलीज हो गई। अब लिथियम के अलावा ये एक एक्सेप्शन है जो हमें दिमाग में रखना है कि लिथियम के अलावा फर्स्ट ग्रुप के जितने भी सल्फेट्स होते हैं, फर्स्ट ए ग्रुप के, वो रिएक्ट करते हैं सल्फेट्स के साथ और ट्राइवेलेंट मेटल्स बनाते हैं। किन के साथ, ट्राइवेलेंट मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे Fe+3, क्रोमियम+3, एल्यूमिनियम+3 एंड सो ऑन। ये हमेशा वहाँ पर डबल सॉल्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं जिनको आप एलम कहते हैं। क्या होता है एलम, फिटकरी, जिसको आप फिटकरी बोलते हैं, पोटाश एलम, दैट इज उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, जब आप ट्राइवेलेंट मेटल से सल्फेट्स की रिएक्शन कराते हैं फर्स्ट ए ग्रुप की लिथियम के अलावा, तो वहाँ पर आपके डबल सॉल्ट्स यानी कि एलम का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मूला क्या होता है उसका, ये M2SO4 whole thrice .24H2O। क्लियर। नेक्स्ट एक पार्ट देखते हैं रिएक्शन विद एसिड्स। ये विग्रसली रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ, सिंपल रिएक्शन है, मेटल एटम की आपने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दी तो आप देख रहे हैं मेटल सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन गैस लिबरेट। नेक्स्ट आ जाइए, हमने सारी रिएक्शंस देखी, अब हमें एक पार्ट देखना है लिक्विड अमोनिया की सॉल्युबिलिटी। तो आपका हेडिंग है सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया। इसमें आपको क्या है, देखिए ऑल द एल्कली मेटल्स डिसॉल्व होते हैं लिक्विड अमोनिया में। कौन से हैं एल्कली मेटल्स, ग्रुप फर्स्ट ए वाले, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम। ये सारे के सारे लिक्विड अमोनिया में ईजिली डिसॉल्व हो जाते हैं और हमको डीप ब्लू कलर का सोल्यूशन वहाँ पर मिलता है। विच कलर, डीप ब्लू। किस वजह से मिलता है, क्योंकि वहाँ पर अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अमोनिएटेड मीन्स सॉल्वेटेड, इस वजह से आपको डीप ब्लू कलर का सोल्यूशन वहाँ पर मिलता है। आफ्टर दिस ये हमेशा अमोनाइज्ड सॉल्यूशन बनाते हैं और रिलीज करते हैं अमोनियल इलेक्ट्रॉन को। कैसे होती है रिएक्शन, देखिए मेटल में आपने कोई भी एक गैस का पार्ट लिया है जो कि अमोनिकल फॉर्म में है, तो आपने यहाँ पर देखा एक प्लस आयन एक माइनस आयन, यानी कि अमोनियल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मूव आउट हो रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, ऑल द एल्कली मेटल्स डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया एंड प्रोड्यूस ब्लू सॉल्यूशन। अभी मैंने बात की, दिस ब्लू सॉल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी एंड possess स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पावर। रीजन क्या है, वहाँ पर अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह से। इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि
इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वो, एक तो सोल्यूशन कौन से कलर का आता है, ये क्वेश्चन बन जाता है। दूसरा कि पजेस क्या है, कि मतलब किसकी वजह से होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पावर वहाँ पर होता है, किसकी प्रेजेंस में, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस में। सीधा रिएक्शन, सोडियम सेम वही चीज़, आपने अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर दिए, ठीक है। ये डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होगा वो कैसे नेचर का होगा बच्चा, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखते हैं, आइए। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ के इन KO2। देखो सुपर ऑक्साइड स्पेशीज जो होती हैं वो O2 माइनस की तरह रिप्रेजेंट की जाती हैं, पहली चीज तो अभी बताया मैंने तुमको। अब तुमको पता है कि कंपाउंड न्यूट्रल है, ये क्या ऐसा है, न्यूट्रल, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो यहाँ पर +1 होगा, क्योंकि आपका कंपाउंड जो है यहाँ पर वो कैसा है, न्यूट्रल। अब इसके यूजेस देख लेते हैं। लिथियम मेटल अलॉयज बनाने के काम आता है। फॉर एग्जाम्पल जब आप लेड के साथ बनाते हैं तो आप वाइट मेटल की बात करते हैं, जो कि किस में काम आता है, मोटर इंजन्स, विद एल्यूमिनियम टू मेक एयरक्राफ्ट पार्ट्स। मैग्नीशियम के साथ आप देखेंगे तो ये आर्मर प्लेट्स बनाते हैं, ये थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस में भी काम आते हैं। ये यूजेस के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, याद रखना है सब। लिथियम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में भी काम आता है बच्चा, ठीक है। सोडियम यूज किया जाता है बैटरीज में, NaPb अलॉयज में भी काम आता है, ये फॉर्मेशंस करता है PbEt4 और PbMe4 की। ये ऑर्गेनोलेड कंपाउंड्स जो होते हैं यूज किए जाते थे एंटी नॉक एडिटिव्स की तरह, ये बात याद रखनी है। पेट्रोल, बट अभी हम फ्री पेट्रोल व्हीकल्स यूज करने लग गए हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स यूज करते हैं ना। अब देखो लिक्विड सोडियम मेटल, ये यूज किया जाता है बेटा कूलेंट की तरह न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। देखो इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, बिल्कुल हमें ऐसे नहीं सोचना है कि इनके ऊपर कोई क्वेश्चन ही नहीं बनेगा या फिर क्या है, यूजेज ही तो हैं, नहीं, इनके ऊपर तो बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चन आते हैं, लैंग्वेज क्वेश्चन आता है, तो बस तुम्हारा पढ़ा होना चाहिए। दिक्कत का है, पोटेशियम वाइटल रोल प्ले करता है किसमें, बायोलॉजिकल सिस्टम्स में। अब देखो पोटेशियम क्लोराइड एक फर्टिलाइजर की तरह भी काम आता है, जबकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किसकी मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है, सोप की। नेक्स्ट, ये एक एक्सीलेंट एब्जॉर्बेंट है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। सीजियम, ये क्वेश्चन बेटा बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार, आई सेड 4, 5, 6, 7 टाइम्स ऑलमोस्ट आ गया होगा कि सीजियम फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में यूज होता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, वाई इज KO2 पैरामैग्नेटिक। KO2 पैरामैग्नेटिक क्यों है, अभी बताया कि एक तो ये सुपर ऑक्साइड है, और सुपर ऑक्साइड्स हमेशा पैरामैग्नेटिक होती हैं, क्यों, क्योंकि इसका जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, ये देखो π*2p वाला, जब इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स अपन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें जो π*2p और शेल होता है वहाँ पर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इस वजह से ये पैरामैग्नेटिक नेचर शो करते हैं। आ जाओ, अब लिथियम की कुछ एनामलस प्रॉपर्टीज अपन देख लेते हैं। पहली चीज, स्मॉलेस्ट साइज होता है इसका, एटॉमिक नंबर 3 होता है, एटॉमिक मास 6.94 होता है, ठीक है। अब देखो इसकी पोलराइजिंग पावर जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, मतलब क्या है, चार्ज बाय रेडियस रेशो। हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है किसकी, लिथियम की। कंपैरेटिव स्टडी देख लेते हैं, क्या है उसमें, अब हम लिथियम को अदर एल्कली मेटल से डिफरेंस करेंगे। देखो पहले वाटर से, मैंने वाटर के साथ रिएक्शन कराई तो आपने ये कहा मेटल हाइड्रोक्साइड बन गई, क्या था ये, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में। अब मैंने वीक बेस की प्रेजेंस में कराई, वो मैंने लिया लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम, तो आपने कहा लिथियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो गई। इट डिपेंड्स ऑन द एलिमेंट प्रॉपर्टी ओनली। एयर की भी बात आपने की थी, जब आपने मेटल के ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई तो मेटल बना था, आपने कहा उसको पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड। एग्जाम्पल लिया लिथियम, सेम चीज़। हाइड्रोजन के केस में आपने मेटल ऑक्साइड से कहा तो आपने क्या कहा था, ये अनस्टेबल प्रोडक्ट बनाता है, जबकि ये स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है।
बस इतनी सी बात, जो शुरुआत में केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी उसी के बिहाफ पे अदर टू लिथियम हम रिएक्ट करा रहे हैं। पॉइंट ऑफ डिफरेंस देख रहे हैं लिथियम के अदर अल्कली मेटल्स के साथ। हेलोजन के केस में मेटल एटम है कोई भी, उसकी तो इनसॉल्यूबल होता है, जबकि लिथियम सॉल्यूबल होता है। ठीक है, अब एक डायगोनल रिलेशनशिप है किसका, लिथियम और मैग्नीशियम का। आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। तो पहले देखो पीरियड 1 में लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, और 3 में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। तो डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब भी क्या है, जब वो क्रॉस में होगा। डायगोनल इसी को तो कहते हो आप, यही तो डायगोनल है, यही तो डायगोनल है। तो सी लिथियम मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ, बोरोन सिलिकॉन के साथ। हमें अभी 2 ही पढ़ने हैं, ये और पहले पढ़ना है ये। देखो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि एक तो इनकी एटॉमिक रेडियाई जो है लिथियम की 152 पिकोमीटर होती है, जबकि मैग्नीशियम की 160 पिकोमीटर होती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दूसरी चीज़ आयनिक रेडियाई आप देखोगे तो 76 और 72, ये भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब हमें बात करनी है पोलराइजिंग पावर को लेके। तो पोलराइजिंग पावर्स तुम लोगों को अच्छे से पता है, मैंने आपको बताया था कि जितना जल्दी कोई भी मॉलिक्यूल इजीली पोलराइज हो जाए, उस दौरान जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको आप कह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पोलराइजिंग पावर। अब अगर लिथियम के केस में मैं बात करूं, क्योंकि क्या चल रहा है, एल्कली मेटल्स के बारे में डिस्कशन। लिथियम के केस में हम बात करें तो आपको याद रखना है उसकी पोलराइजिंग पावर होती है 1.7 पिकोमीटर। पीएम इज पिकोमीटर्स। अगर मैग्नीशियम के टर्म्स में आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है दैट इज नियरली अबाउट 3.9 पिकोमीटर्स। क्लियर है? लेकिन अगर इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आप रिलेट करेंगे, अब मैं कह रही हूं नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो आपको सीधा सा याद रखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर लिथियम इज +1 एंड फॉर द मैग्नीशियम इज +1.20। एज सिंपल एज दैट, कोई ज्यादा वेरिएशन इनमें नहीं है, जस्ट आप देखिए 0.20 का डिफरेंस है। बस आपको याद ये रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज आर नेवर बी इन द नेगेटिव साइन, दे आर ऑलवेज इन द पॉजिटिव टर्म। क्लियर है? चलिए अब एक पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी देख लेते हैं हम किस किस का, लिथियम का और मैग्नीशियम का। आपको पता है लिथियम कैसा है, वीक बेस है, जबकि मैग्नीशियम वो भी तो वीक ही बेस है। लिथियम हार्ड होता है, मैग्नीशियम भी हार्ड होते हैं। लिथियम क्लोराइड डेलिकेसेंट होता है, मींस कि वो इजीली हाइड्रेट हो जाता है, हाइड्रोलिसिस हो जाता है। और MgCl2 ये भी कैसा होता है, इजीली हाइड्रोलाइज हो जाता है। ऑलमोस्ट हमें सिमिलर प्रॉपर्टीज देखनी है। लिथियम कार्बोनेट भी डिकम्पोज इजीली हो जाता है और मैग्नीशियम कार्बोनेट भी इजीली डिकम्पोज हो जाता है। लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स बनाते हैं और मैग्नीशियम भी हाइड्रोजन के साथ कार्बोनेट्स बनाते हैं। आओ, अब एक पॉइंट है, अभी आपने एक क्वेश्चन देखा था कि YKO2- इज पैरामैग्नेटिक। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसलिए मैंने आपको दोबारा से ये यहाँ पर लिखकर बताया है कि बेटा सुपर ऑक्साइड जो होती है वो पैरामैग्नेटिक होती हैं। आपको क्वेश्चन में दिया था KO2 और मैंने डायरेक्ट आपको बोला कि सुपर ऑक्साइड्स होती हैं, वो आपने मान लिया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सुपर ऑक्साइड्स परऑक्साइड्स क्यों होती हैं। देखो, द ऑक्साइड्स एंड द परऑक्साइड्स आर कलरलेस। कब? जब वो प्योर होंगी, बट सुपर ऑक्साइड्स आर येलो और ऑरेंज इन कलर। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये बहुत एज इट इज़ लिख लेना अपनी नोटबुक्स में। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि ऑक्साइड्स और परऑक्साइड्स कलरलेस होती हैं जब वो प्योर होती हैं, लेकिन सुपर ऑक्साइड्स येलो या ऑरेंज कलर की होती हैं। एग्जाम्पल KO2 वही। सुपर ऑक्साइड O2- इज अ पैरामैग्नेटिक। किस वजह से था? क्योंकि उनके क्या था, π* p ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन वैलेंस था, C। ठीक बात? नेक्स्ट, द एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट। ये जो एल्कली, हम एल्कली की ही बात कर रहे हैं, ग्रुप 1A की ही बात कर रहे हैं, ये स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं सारे की सारे बेसिस में, और ये वाटर के साथ फ्रीली डिसॉल्व कर लेती हैं। वहाँ पर इवोल्यूशन हो जाता है एक्स्ट्रा हाइड्रोजन का विद द फॉर्म ऑफ हीट इन अकाउंट ऑफ इंटेंस हाइड्रेशन। यही तो हम कह रहे थे, हर किसी में क्या लिबरेशन होता है, H2। सो आज भी हमने आपसे
पार्ट 2 में सारा की सारा डिस्कशन किया रिगार्डिंग एल्कली अर्थ मेटल्स। तो बेटा एस ब्लॉक में अपने 2 ही अर्थ मेटल्स हैं, एल्कली और एल्कलाइन। यहाँ पर अपना एल्कली अर्थ मेटल्स ख़त्म होता है। इसमें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शंस और ज़्यादा ब्रीफिंग में अपने को नहीं जाना है, सिर्फ आपको पॉइंट टू पॉइंट में रिवील करा रही हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वही तुम्हें पढ़ना है। ज़्यादा थ्योरी में कोई घुसने की ज़रूरत नहीं है, जितना बता रही हूँ उतना पढ़ते जाओ। कल नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट सेशन में अपन एल्कलाइन अर्थ मेटल स्टार्ट करेंगे, जो कि है आपका पार्ट 3। ठीक है, तब तक थैंक यू सो मच।